गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था, समझौता सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक थे थॉमस होब्स। जो कि एक पाश्चात्य विचारक होने के साथ साथ पाश्चात्य राजनीतिक विचारक होने के साथ साथ समझौतावादी या इसको अनुबंधवादी, एक ही बात है, अनुबंधवादी विचारक के रूप में जाना जाता है। हमने थॉमस होब्स का जीवन परिचय पढ़ा, यानी किन परिस्थितियों से प्रभावित होकर होब्स के विचार ऐसे हुए, यानी उसने मानव स्वभाव के बारे में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। प्राकृतिक अवस्था कैसी थी और किन परिस्थितियों से तंग आकर मनुष्य ने समझौता किया, और समझौते के पश्चात होब्स ने यानी निरंकुश संप्रभु की यानी स्थापना की, और इसके पश्चात ही यानी क्या है, राजा की स्थापना यानी संप्रभु की स्थापना उसने किस लिए की, व्यक्ति में यानी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, क्योंकि उस समय मत्स्य न्याय की स्थिति थी, चारों ओर अराजकता का वातावरण था, मारकाट का बोलबाला था। ऐसी परिस्थितियों से तंग होकर मनुष्य ने आपस में समझौता किया। समझौता हमारा क्या था, प्रत्येक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से किया, और क्या है, एक निरंकुश संप्रभु की स्थापना हुई। हमने यानी होब्स के संप्रभुता का सिद्धांत का विवेचन कीजिए। इस टॉपिक में ही हमने एक क्वेश्चन ये किया, और दूसरा हमने यानी थॉमस होब्स ने मानव स्वभाव प्राकृतिक अवस्था के बारे में यानी जो चित्रण किया उसका हमने अध्ययन किया, यानी होब्स के समझौता सिद्धांत का हमने वर्णन किया, और जिसमें हमने बताया कि मानव स्वभाव कैसा था, दरिद्र था, गंदा था, बर्बर था, क्षणिक था, निरंतर झगड़ालू प्रवृत्ति का था, यानी लड़ता झगड़ता था, और शक्ति ही सत्य का बोलबाला था, यानी प्रत्येक व्यक्ति यानी शक्तिशाली व्यक्ति ही अपने अधिकारों का उपभोग करता था। ऐसे में क्या है, यानी शक्ति यानी प्रत्येक व्यक्ति शक्ति अर्जित करने का प्रयास करता रहता था, और यह शक्ति अर्जित करने का जो उनका प्रयास है ये मौत के साथ ही समाप्त होता था। ऐसे में क्या है, यानी लोग आपस में यानी तंग आ चुके थे इस अव्यवस्था से, और फिर यानी समझौता का विचार आया। प्रत्येक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से समझौता किया, और समझौते के पश्चात निरंकुश संप्रभु की स्थापना हुई। निरंकुश संप्रभु की स्थापना हुई, यानी क्या है इसमें, यानी एक क्वेश्चन तो हमारा इस टॉपिक में बनता है, थॉमस होब्स के संप्रभुता सिद्धांत का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है, यानी होब्स के समझौता सिद्धांत का यानी विशेष है आलोचना, यानी इसमें भी आलोचनात्मक विवेचन में आप पक्ष और विपक्ष दोनों ही रखोगे। यानी हमने समझौता सिद्धांत की यानी थ्योरी पढ़ ली, यानी इसमें हम लिखेंगे, यानी समझौता सिद्धांत में हमने मानव स्वभाव पढ़ा, प्राकृतिक अवस्था पढ़ी पिछली वीडियो में, फिर प्राकृतिक अवस्था में यानी मनुष्य क्या है, लड़ता झगड़ता रहता था, और क्या है, यानी शक्ति ही सत्य है, इस सिद्धांत पर आधारित था, शक्ति ही सत्य है। इसके साथ ही यानी किन परिस्थितियों से तंग आकर मनुष्य ने समझौता किया, आगे का हमारा बनता है, किन परिस्थितियों से तंग आकर मनुष्य ने समझौता किया। फिर यानी क्या है, मत्स्य न्याय की स्थिति थी, मारकाट का बोलबाला था, और शक्तिशाली व्यक्ति ही अपने अधिकारों का भोग करता था। इन परिस्थितियों से तंग आकर क्या है, मनुष्य ने समझौता किया, यानी समझौता क्या था, प्रत्येक व्यक्ति ने समझौता क्या था,
समझौता किसका? थॉमस होब्स का समझौता सिद्धांत। यानी समझौता क्या था? प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक दूसरे व्यक्ति से किया, प्रत्येक दूसरे व्यक्ति से किया। यानी किसके लिए? आत्मरक्षा के अधिकार के लिए, आत्म रक्षा के अधिकार के लिए, यानी समझौता किया। और क्या है? एक निरंकुश संप्रभु की स्थापना की। जो क्या है? यानी जनता में यानी आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखना और बाह्य आक्रमण से समझौता, यानी बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा कर सके। लेकिन होब्स का संप्रभु यानी निरंकुश नहीं है। यानी होब्स के संप्रभु का निर्माण यानी राजा का निर्माण किस लिए किया गया था? सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। अगर व्यक्ति के आत्मरक्षा का अधिकार को खतरा उत्पन्न होता है तो वो क्या है? संप्रभु के विरुद्ध क्रांति कर सकती है। तो आज हम पढ़ेंगे होब्स का व्यक्तिवाद का सिद्धांत। क्या होब्स एक व्यक्तिवादी विचारक थे? इस कथन की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, जैसे हमारा क्वेश्चन है, क्या होब्स एक व्यक्तिवादी विचारक है? इस कथन की विवेचना कीजिए। या इसको हम बदल के यूं लिख सकते हैं, होब्स के व्यक्तिवादी विचारों का विवेचन कीजिए। यानी व्यक्तिवादी क्या होते हैं? व्यक्तिवादी, उदारवादी, मार्क्सवादी ये विचारधारा है। व्यक्तिवादी विचारधारा का मतलब ये होता है कि यानी राज्य यानी व्यक्ति साध्य है। ये ध्यान रखना, व्यक्ति क्या है? साध्य है। और राज्य क्या है? साधन है। यानी हम कह सकते हैं कि व्यक्ति साध्य है और राज्य एक साधन है। यानी राज्य व्यक्तियों से ही समाज, राज्य, संस्था और संगठन का निर्माण होता है। किसका? व्यक्ति से ही समाज, राज्य, संस्था, संगठन, परिवार का निर्माण होता है। तो क्या है? राज्य एक साधन है व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला। यानी इसमें क्या है? राज्य क्या है? व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला साधन मात्र है। किसके अनुसार? व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुसार। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यक्तिवादी विचारधारा में यानी व्यक्ति को महत्व दिया जाता है। यानी व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति करता रहेगा तब तक तो राज्य अस्तित्व में है, सही है। अगर वह व्यक्ति के हितों की रक्षा नहीं कर पाता तो राज्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब हम आगे करेंगे व्यक्तिवाद विचारधारा या व्यक्तिवाद, होब्स के व्यक्तिवादी सिद्धांत की विशेषताओं का विवेचन करेंगे। ये दो चीज ध्यान रखना, व्यक्तिवाद में क्या होता है? व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन। व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति करने वाला साधन, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने वाला साधन। यानी हम कह सकते हैं, अब आगे करेंगे, यानी व्यक्तिवादी विचारधारा की
विशेषताएं। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, मानव स्वभाव संबंधी धारणा। मानव स्वभाव संबंधी धारणा यानी क्या है, इसमें हमने पहले ही अध्ययन कर लिया कि होब्स ने मानव स्वभाव कैसा बताया था, गंदा, दरिद्र, क्षणिक और निरंतर झगड़ालू प्रवृत्ति का बताया था। उसने कहा था कि होब्स की मानव स्वभाव संबंधी व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुकूल है। होब्स अरस्तु के समान ही, अरस्तु जो कि पाश्चात्य विचारक है, समान ही यानी क्या कहते हैं, व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी नहीं मानता बल्कि असामाजिक प्राणी मानता है। यानी इसकी तुलना अरस्तु से करते हुए कहा है कि अरस्तु के समान होब्स क्या है, व्यक्ति को सामाजिक प्राणी नहीं वरन एक असामाजिक प्राणी मानता है, असामाजिक प्राणी मानता है। होब्स की विचारधारा ऐसी किसलिए हुई, क्योंकि वो ऐसी परिस्थितियों में रहा, यानी उसने कहा था कि आर्माडा में मेरी माँ ने मुझे तथा भाई को जन्म दिया और उस समय क्या है, गृह युद्ध की स्थिति थी, राजनीतिक अव्यवस्था और अस्थिरता थी। ऐसे विचारों का प्रभाव क्या है, यानी होब्स पर पड़ा। और अरस्तु ने भी यानी ये कहा है कि मनुष्य एक असामाजिक प्राणी है, असामाजिक प्राणी मानता है और जो आत्म केंद्रित है, जो केवल अपना ही सोचता है और अपने मनोवेगों और अहम और लोभ से प्रेरित होता है। यानी क्या है, अपने हितों को ही देखता है और व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना उनमें प्रबल होती है और सामूहिक यानी समाज के स्वार्थ की भावना उनमें नहीं होती। इसके साथ ही होब्स की विचारधारा के अंतर्गत व्यक्तिवाद का मनोवैज्ञानिक तत्व भी है। इसके आधार पर केवल व्यक्तिवादी धारणा की ही रचना हो सकती है। यानी जैसे विचार होब्स जैसी परिस्थितियों में रहा और होब्स ने जैसे मानव स्वभाव संबंधी अपने विचार प्रस्तुत किए, जो राजनीतिक अव्यवस्था थी और सामाजिक अव्यवस्था थी, उसको दूर करने के लिए यानी व्यक्तिवादी विचारधारा ही यानी अनुकूल है, क्योंकि मनुष्य एक असामाजिक प्राणी है और क्या है, इसको यानी समाज में सभी को समान अधिकार मिले और क्या है, प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों का पूर्ति करे। इसमें क्या है, राज्य एक साधन के रूप में कार्य करे। दूसरा है, राज्य एक कृत्रिम संस्था है। दूसरा पॉइंट हमारा है व्यक्तिवादी विचारधारा का, राज्य एक कृत्रिम संस्था है। यानी क्या है, बनावटी। यानी हम कह सकते हैं कि होब्स के अनुसार राज्य क्या है, यानी पहले क्या था, ना कोई सामाजिक व्यवस्था थी, ना कोई राजनीतिक व्यवस्था थी, लोग पशुतुल्य जीवन व्यतीत करते थे, कोई सामाजिक जीवन नहीं था। जिसके पास अधिकार थे यानी जो शक्तिशाली था वो ही अपने अधिकारों का प्रयोग करता था। ऐसी परिस्थितियों से तंग आकर मनुष्य ने समझौता किया और एक यानी क्या है, संप्रभु कह लो या राज्य कह लो या राजा की उत्पत्ति हुई। जैसे हम करेंगे, होब्स एक समझौतावादी विचारक है। यानी हमने आपको ये पहले ही बताया कि होब्स, लोक और रूसो तीनों को समझौतावादी विचारक के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही होब्स एक समझौतावादी विचारक है और उसके अनुसार राज्य एक कृत्रिम संस्था है। यानी क्या है, उन्होंने समझौते सिद्धांत द्वारा राज्य की उत्पत्ति की यानी स्थापना की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य एक बनावटी और कृत्रिम संस्था है जिसका निर्माण समझौते के आधार पर हुआ। यानी हम इसमें क्या कहेंगे, यानी राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, समझौता सिद्धांत द्वारा या अनुबंधवादी भी कह सकते हो, समझौता सिद्धांत द्वारा। यानी राज्य तो एक कृत्रिम संस्था है और उसका निर्माण क्या हुआ है, एक समझौते द्वारा। जो कि मैंने आपको पहले बताया कि समझौता क्या
व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में पूर्ण स्वतंत्र था और राज्य का निर्माण व्यक्तियों के कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया। यानी उसने क्या कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को क्या स्वतंत्रता क्या अधिकार था और उसके कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य का निर्माण किया गया। इस प्रकार हॉब्स के समस्त भावात्मकता का त्याग कर उपयोगिता के स्तर पर जाता है और वह कहता है कि निरंकुश राज्य के अनुरूप नहीं वरन व्यक्तिवाद के अनुरूप ही है। यानी क्या है, हॉब्स का जो राज्य का सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है वो क्या है, निरंकुशतावाद की ओर, निरंकुशतावाद को प्रोत्साहन नहीं देता बल्कि क्या है, समझौते को प्रोत्साहन देता है। और साथ ही हम कह सकते हैं कि वो व्यक्तिवाद के अनुरूप ही है। यानी व्यक्तिवाद के अनुरूप कैसे कहेंगे, व्यक्तिवाद के अनुरूप है। यानी अपना क्वेश्चन चल रहा है व्यक्तिवादी विचारधारा, यानी व्यक्तिवाद के अनुरूप कैसे होगा कि व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन। यानी क्या है, व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए राज्य की स्थापना की गई और इसके लिए व्यक्तिवादी सिद्धांत ही उपयुक्त हो सकता है। तीसरा, यानी राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य है। जो मैंने व्यक्तिवादी विचारधारा का मूल उद्देश्य है वही होगा, राज्य क्या है, साधन है और व्यक्ति क्या है, साध्य। राज्य साधन है व व्यक्ति साध्य। यानी हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए राज्य रूपी संस्था अस्तित्व में आई है और व्यक्तिवादी सिद्धांत भी इसी धारणा पर आधारित है कि राज्य व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति करने वाला एक साधन मात्र है। यानी हॉब्स के अनुसार राज्य की स्थापना कृत्रिम और संस्था और समझौते का परिणाम मानने का तार्किक निष्कर्ष यह है कि राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य है। जब राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं। राज्य का अस्तित्व व्यक्ति और जीवन की संपत्ति की सुरक्षा के लिए। यानी हम कह सकते हैं कि व्यक्ति राज्य के लिए है, यानी व्यक्ति से ही राज्य का निर्माण संभव है, व्यक्ति से ही राज्य का अस्तित्व संभव है और व्यक्तियों के हितों के लिए ही राज्य का निर्माण किया गया है। इस प्रकार व्यक्तियों से ही राज्य का निर्माण किया जाता है और उसकी संपत्ति और अस्तित्व के लिए यानी सुरक्षा के लिए राज्य का निर्माण किया गया। यानी व्यक्ति के, हम कह सकते हैं व्यक्ति के अस्तित्व व संपत्ति की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा के लिए राज्य अस्तित्व में आया है। हॉब्स का ऐसा मानना है। इसके साथ ही इस संबंध में राइटर वेबर ने लिखा है कि राज्य मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विद्यमान है, क्योंकि राज्य एक साधन मात्र है और क्या है, साधन होने के नाते यानी राज्य का निर्माण क्या है, व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया है। तो वेबर ने इसी कथन की पुष्टि करते हुए आगे कहा है कि मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विद्यमान है और इसे नैतिक सत्ता शक्तियों की सहमति से होती है। राज्य व्यक्तियों का लक्ष्य नहीं वरन व्यक्ति राज्य का लक्ष्य। यानी क्या है, हम कह सकते हैं कि व्यक्तियों से ही राज्य का निर्माण होता है और क्या है, राज्य का अस्तित्व व्यक्तियों के अस्तित्व से ही संभव है। यानी राज्य की तुलना में व्यक्ति को प्राथमिकता दी गई है। राज्य क्या है, व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति करने वाला एक साधन मात्र। आगे का हमारा पॉइंट होगा व्यक्ति को राज्य के प्रतिरोध का अधिकार। तो हमारा जो पॉइंट है, व्यक्ति को राज्य का प्रतिरोध करने का अधिकार।
व्यक्ति को राज्य का प्रतिरोध करने का अधिकार। यानी व्यक्तिवादी विचारधारा की एक प्रमुख विशेषता है कि राज्य का निर्माण किस लिए हुआ है? व्यक्तियों की स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा के लिए, और क्या है, आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, यानी व्यक्ति के हितों के लिए राज्य का निर्माण हुआ है। और अगर राज्य व्यक्ति के हितों और व्यक्ति के यानी आत्मरक्षा का अधिकार प्रदान नहीं कर सकता तो वो क्या है, व्यर्थ है, यानी क्या है, राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है। यानी होब्स ने कहा है कि राज्य की स्थापना व्यक्तियों के द्वारा आत्मरक्षा के लिए की गई। यानी होब्स ने भी यही कहा है, जिनके सिद्धांत व्यक्तिवाद से मिलते जुलते हैं। यानी उन्होंने क्या कहा कि आत्मरक्षा के अधिकार, रक्षा के अधिकार के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए क्या है, लोगों ने यानी क्या है, राज्य की उत्पत्ति की। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अतः राज्य की आज्ञा का पालन करना, यानी राज्य की आज्ञा का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, लेकिन व्यक्ति से राज्य की केवल उन्हीं आज्ञाओं के पालन की आशा की जाती है जो उनके आत्मरक्षा के अधिकार को आघात न पहुंचाकर। यानी क्या है, व्यक्ति का इसमें क्या है, कर्तव्य बनता है, व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो राज्य के अनुसार चले या राज्य की बातें माने, यानी राज्य की आज्ञाओं को माने, लेकिन वह उसी समय तक, यानी उसी सीमा तक, लेकिन वह यानी कौन हुआ, व्यक्ति उसी सीमा तक, उसी सीमा तक राज्य की आज्ञाओं का पालन कर सकता है जहां जब तक कि उसकी आत्मरक्षा को आघात ना पहुंचे। यानी क्या है, अगर उसकी आत्मरक्षा के अधिकार को आघात पहुंचता है तो राज्य के कर्तव्यों का निर्वहन करना उसके लिए जरूरी नहीं है। इसके साथ ही हम आगे करेंगे कि जिनके पालन से व्यक्ति के आत्मरक्षा के अधिकार को आघात न पहुंचता हो। इसी संबंध में होब्स ने भी लिखा है कि संप्रभु व्यक्ति को अपनी हत्या करने, आक्रमणकारी को जख्मी न करने अथवा भोजन, वायु या दवाइयों के सेवन से मना करता है जिन पर उसका जीवन निर्भर करता है। यानी होब्स कहता है कि व्यक्ति ऐसे आदेशों की अवज्ञा या अवमानना कर सकता है। यानी व्यक्ति होने के नाते सेना में भर्ती होने से मना कर सकता है। और इतना ही नहीं, होब्स तो व्यक्ति को जेल से भाग जाने का भी परामर्श देता है। यानी क्या है, उसने कहा कि कोई भी व्यक्ति सेना में भर्ती होने से अपनी स्वेच्छा से मना कर सकता है और क्या है, इसके साथ ही जेल से भाग जाने का भी परामर्श देता है अगर उसे मालूम हो जाए कि उसके विरुद्ध फौजदारी कार्यवाही की जा रही है। जैसे जो दो तरह के मामले होते हैं, दीवानी और फौजदारी। दीवानी मामले और फौजदारी मामले, ठीक है। दीवानी मामले होंगे जमीन जायदाद से संबंधित और फौजदारी मामले होंगे चोरी डकैती से संबंधित। जितने भी मामले आएंगे फौजदारी मामलों के अंतर्गत ही आएंगे। व्यक्ति राज्य की शेष आज्ञाओं का पालन तभी तक कर सकता है जब राज्य में व्यक्ति
जो राज्य के द्वारा नहीं किए जाने चाहिए। पांचवा हमारा पॉइंट होगा राज्य के कार्यों की निषेधात्मक धारणा, यानी कौन से कार्य है जो राज्य के लिए वर्जित है और जनता के हित में नहीं है। यानी हमने पहले कहा कि आत्मरक्षा के अधिकार को ध्यान में रखते हुए ही क्या करेगा, व्यक्ति राज्य की आज्ञाओं का पालन करेगा। ठीक है, इसके आगे यानी इन सब के अतिरिक्त होप्स के द्वारा राज्य के कार्यों के संबंध में कुछ निषेधात्मक धारणाओं को भी अपनाया गया है, जो कि पूर्णतः व्यक्तिवादी सिद्धांत के अनुरूप है। यानी क्या है उसका, आज हम व्यक्तिवादी सिद्धांत कर रहे हैं, तो होप्स के विचार जो राज्य संबंधी है वो व्यक्तिवादी विचारधारा से पूर्णतः मेल खाते हैं। कैसे कि व्यक्ति साध्य है और राज्य व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति करने वाला साधन मात्र, और अगर वह व्यक्ति की यानी समानता यानी स्वतंत्रता और आत्मरक्षा के अधिकार और संपत्ति की सुरक्षा नहीं कर पा रहा और क्या है राज्य में व्यवस्था नहीं बना पा रहा, तो क्या है व्यक्ति को आत्मरक्षा के अधिकार के विरुद्ध क्रांति करने का अधिकार है। और होप्स ने शासक को अनुचित हस्तक्षेप करने का कोई शौक नहीं, यानी उसने कहा कि होप्स ने कहा है कि जो शासक है, जो राजा है, वो जनता के यानी जीवन में क्या अनुचित हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसके अनुसार कानून मनुष्य को समस्त स्वेच्छापूर्ण कार्य करने से नहीं रोकते, उनका उद्देश्य तो व्यक्तियों के अनियंत्रित इच्छाओं, जल्दबाजी अथवा अविवेक के आधार पर किए जाने वाले निर्णयों को रोकता है। किसी की अनियंत्रित इच्छाओं, ये ध्यान रखना, अनियंत्रित इच्छाओं, आवेगों, भावनाओं और क्रांतिकारी निर्णयों, ये हो गए निषेधात्मक। यानी क्या है, राज्य व्यक्ति के जीवन में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करता, यानी व्यक्ति की अनियंत्रित इच्छाओं, जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों और क्या है क्रांतिकारी निर्णयों पर ही प्रतिबंध लगाता है। यानी क्या है, राज्य में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही संप्रभु का निर्माण हुआ है और इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही वो नियंत्रण लगाता है। जो निर्णय अविवेक से लिए जाते हैं उन पर भी संप्रभु नियंत्रण लगा सकता है। कानून के संबंध में यानी यात्रियों को रोकने के लिए नहीं, वरन उन्हें सन्मार्ग पर चलने के लिए, यानी उसमें कहा गया है कि यानी राजा की उत्पत्ति या संप्रभु की उत्पत्ति या व्यक्तिवादी विचारधारा इस पर निर्भर है। यानी क्या है, वो व्यक्तियों को यानी पुल पर चलने से नहीं, रोकने के लिए नहीं, वरन उन्हें यानी सन्मार्ग, अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके साथ ही होप्स के राज्य में व्यक्तिवाद को यानी क्रय विक्रय करने, यानी कोई भी सामान खरीदने और बेचने, अपने रहने के लिए स्थान, भोजन, अपना व्यापार चुनने की इच्छा अनुसार अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने की स्वतंत्रता है। यानी क्या कहा है, होप्स ने अपने राज्य में व्यक्तियों को ये सभी अधिकार दिए हैं कि यानी वो कोई भी वस्तु खरीद और बेच सकते हैं, अपनी संपत्ति रख सकते हैं, कोई भी व्यवसाय चुन सकते हैं और अपने बच्चों को अपनी मर्जी से कोई भी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शासक को व्यक्तियों के निजी विश्वासों और विचारों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो पीछे वाले पॉइंटों में हमने अध्ययन कर लिया है कि शासक कह लो, राजा कह लो, राज्य कह लो, संप्रभु कह लो, क्या है व्यक्ति के जीवन में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी हमने अभी किया कि उसकी अनियंत्रित इच्छाओं, भावनाओं, क्रांतिकारी आवेगों और क्या है उन पर ही नियंत्रण रखना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि उससे मांग करता है कि उसका बाहरी व्यवहार और उपासना की पद्धति राज्य के कानून के अनुसार ही होना चाहिए। यानी क्या है, राज्य को व्यक्ति के हितों को ध्यान में रखते हुए ही कानूनों का पालन करवाना चाहिए। व्यक्ति की बुद्धि तथा अंतःकरण राज्य की पहुंच से बाहर है। इसके अनुसार यानी निरंकुश राज्य का
होब्स उग्र समर्थक माना जाता है, किंतु वास्तव में उसकी विचारधारा में यानी हम कह सकते हैं, यानी पहले हमने पढ़ा कि होब्स ने निरंकुश संप्रभुता का सिद्धांत पढ़ा, उसमें हमने कहा कि यानी होब्स ने निरंकुश संप्रभु की स्थापना की है, लेकिन उस पर कुछ यानी सीमाएं भी होब्स ने लागू की है, यानी आत्मरक्षा का अधिकार व्यक्तियों को नहीं दे पाता तो व्यक्ति को क्रांति करने का अधिकार है। इसके साथ ही होब्स ने कहा है कि वह यानी निरंकुश संप्रभु का प्रतिपादक होने के साथ साथ व्यक्तिवादी विचारधारा जो आज हमने किया, व्यक्तिवादी विचारधारा का भी प्रमुख समर्थक है, यानी व्यक्ति के हितों को भी ध्यान में रखता है, यानी राज्य या संप्रभु व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति करने वाला एक साधन मात्र ही समझा जाता है। सेवाइन का तो कहना है कि होब्स को ये संप्रभु को सर्वोच्च शक्ति उसके व्यक्तिवाद की आवश्यक पूरक है, यानी क्या है, उसने क्या कहा कि उसने संप्रभु को जो निरंकुश या सर्वोच्च शक्ति प्रदान की है वो और व्यक्तिवादी विचारधारा एक दूसरे के पूरक है। निरंकुश संप्रभु और व्यक्तिवादी विचारधारा, सेवाइन ने कहा है व्यक्तिवादी विचारधारा, ये किसने कहा है, सेवाइन ने, यानी क्या है, ये दोनों क्या है, परस्पर पूरक है और सहयोगी है। यानी क्या है, होब्स ने निरंकुश संप्रभु की स्थापना की, यानी क्या है, राजा को असीमित शक्तियां प्रदान की, लेकिन क्या है, व्यक्तियों के हितों को ध्यान में रखते हुए यानी उसने व्यक्तिवादी विचारधारा का भी समर्थन किया, और क्या है, राज्य के व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति करने वाला साधन मात्र है। इसके आधार पर यानी डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद वर्मा ने कहा है कि समझौता सिद्धांत समझौते के आधार पर संप्रभुता युक्त राजनीतिक शक्ति का उद्देश्य तो क्या था, आत्मरक्षा के अभाव में संप्रभु की आज्ञा की अवहेलना। इन सबके पीछे होब्स का प्रचंड व्यक्तिवाद, यानी हम व्यक्तिवाद कर रहे हैं तो उन्होंने व्यक्तिवाद के संबंध में ही वर्मा जी ने अपने यानी वक्तव्य दिए हैं, यानी क्या है, उनका संप्रभुता के सिद्धांत के पीछे यानी उनका व्यक्तिवाद ही व्यक्तिवाद है। यानी इस प्रकार हम आज हमने किया व्यक्ति यानी होब्स के में व्यक्तिवाद के सिद्धांत का आलोचनात्मक विवेचन। हमने व्यक्तिवाद पढ़ा, इसमें यानी हमने किया कि व्यक्ति साध्य है और राज्य व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति करने वाला साधन मात्र। तो हम कह सकते हैं कि यानी होब्स के जो समझौतावादी विचारक है निरंकुश संप्रभु और उसकी व्यक्तिवादी जो धारणा का समर्थन है वो परस्पर पूरक है और सहयोगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।